हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। आज है 9 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। तो जो हमारी पहली न्यूज़ आती है वो है हमारी आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर। ये क्या है? बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी है जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बोला है कि उन्होंने पहली बार अपने टर्म में जो है आर्टिकल 99 को इन्वोक किया है। और ये किस लिए किया? इज़राइल हमास वॉर के लिए। ठीक है, अब इससे होता क्या है ना, इससे एक्चुअली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको अर्ज किया जाता है कि भाई यहाँ पे जो है ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी हो रही है, उसको आप अवॉइड कीजिए, कुछ स्टेप्स लीजिए। और अपील की जाती है ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर के लिए कि वो वहाँ पे डिक्लेयर की जाए। हम सब जानते हैं कि इज़राइल और हमास के बीच में काफ़ी वॉर छिड़ा हुआ है, तो उसी में जो है ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर हो जाए, उसके लिए जो है ये आर्टिकल 99 को इन्वोक किया गया है। अब ये यूएन चार्टर एक्चुअली फाउंडिंग डॉक्यूमेंट होता था, यूनाइटेड नेशंस का जो है फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है। और इसका जो आर्टिकल 99 है वो कहता है कि इसका जो सेक्रेटरी जनरल होता है यूनाइटेड नेशंस का, वो जब चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल के सामने ऐसा कोई मैटर ला सकता है जो उनके ओपिनियन में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन करता हो। ठीक है, और ये एक्चुअली डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ऑलराइट, ये बात थी। एंड इससे होता क्या है, जो प्रेसिडेंट होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो ऑब्लिगेशन में आ जाता है and he is under the obligation to call a meeting of the council। उनके पास ऑब्लिगेशन होती है कि उनको काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी ही पड़ेगी अगर सेक्रेटरी जनरल जो है वो इन्वोक कर देते हैं आर्टिकल 99 को और ये वाला कोई ऐसा मैटर सामने ले आते हैं। तब इससे होगा क्या होगा, वैसे एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं, टू बी ऑनेस्ट। बस इसका यह है कि थोड़ा अपील कर दी जाती है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर हो, इतने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं वो नहीं हो। क्योंकि अगर मीटिंग होएगी भी कन्वीन, तो भाई कोई भी अगर रेजोल्यूशन पास कराना है तो सारे परमानेंट मेंबर्स का जो है वोट होना ज़रूरी है। और ऐसा बहुत ही इम्पॉसिबल है कि सारे पाँचों मेंबर्स किसी एक मुद्दे पे एक मत होकर वोट कर दें। हाउएवर इट इज़ अनलाइकली दैट द वोट ऑन एनी रेजोल्यूशन विल सी परमानेंट मेंबर्स यूनानिमस सपोर्ट। इसका हालांकि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 99 है क्या, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट आता है ग्लोबल कूलिंग प्लेज। अभी हम सब जानते हैं कि COP28 हुआ क्लाइमेट समिट का। हमने इसके बारे में पहले भी सेशंस में काफ़ी बार पढ़ा है, तो अब इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें एक बात की गई ग्लोबल कूलिंग प्लेज की। ये बेसिकली 63 कंट्रीज़ ने साइन किया है। वर्ल्ड का पहला प्लेज जिसका एम है कि भाई जो कूलिंग एमिशंस होते हैं, जो हमारे एसी वगैरह हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, उनसे उनकी वजह से जो एमिशंस होते हैं उनको कम किया जाए। और इसमें प्लेज में एम है कि भाई कूलिंग एमिशंस को कट करना है बाय एटलीस्ट 68% 2050 तक, बाय 2050, एड्रेसिंग अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ये बात होती है। कूलिंग एमिशंस होते किससे हैं? प्राइमरीली फ्रॉम रेफ्रिजरेंट्स एंड कूलिंग एनर्जी। जो ये कूलिंग एनर्जी होती है, इससे बेसिकली जो एमिशंस होते हैं, इट करंटली कॉन्स्टिट्यूट 7% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस। एंड ये जो एमिशंस है ये अराउंड ट्रिपल हो जाएंगे बाय 2050। क्यों? क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी डिमांड है भाई। आजकल हम सब जानते हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आजकल हर घर में एसी होते हैं, हर घर में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। सो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर कूलिंग अप्लायंसेस लाइक एसीज एंड रेफ्रिजरेटर्स, it is expected to increase in the nearby future। एंड इनिशियली क्या होता था ना कि कूलिंग अप्लायंसेस में क्या यूज़ होता था? फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। लेकिन उससे क्या दिक्कत थी कि ओजोन हमारी डिप्लीट हो रही थी, जो कि काफ़ी कंसर्न का मैटर था। तो 1987 का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था
उसमें हमने डिसाइड किया कि भाई इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तो फेज आउट करेंगे, ठीक है। अब इसकी जगह ले ली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब इन दोनों जो ये नई चीज़ें आई, इनसे ओजोन लेयर तो अफेक्ट नहीं होती, लेकिन ये भी पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज है। सो इनसे भी एक्चुअली ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिट होती है, उससे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है अर्थ का। So these gases often leaked from damaged appliances or car air conditioning systems, especially at the end of their life cycle. ठीक है, and it contributes significantly to global warming. तो भाई अब हमें ज़रूरत है कि अब हम इनको फेज आउट करें, इनके कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखें ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर पाए। सो वी नीड टू प्रमोट क्लाइमेट फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर्स and focus on alternative cooling methods like इंसुलेशन वगैरह बढ़ाइए, इम्प्रूव कीजिए, वेंटिलेशन बढ़िया कीजिए, इस तरह के घर बनाने चाहिए। सो ये सारी कुछ बातें हैं इसमें। नेक्स्ट आता है CBAM। ये क्या है? ये है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। अब ये क्या है? बेसिकली जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, वहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तो वहाँ की जो कंपनीज़ हैं उनको प्रॉपर ऐसे लॉज एडहेयर करने पड़ते हैं। लेकिन जो बाहर से वहाँ पे इंपोर्ट किए जा रहे हैं गुड्स, उन पे वो तो दूसरे देशों में बने होते हैं, तो उनको इतने सारी चीज़ें नोट में नहीं करनी पड़ती कि भाई कितना एमिशन हुआ गैसेस का या फिर कितना एनवायरनमेंट को पोल्यूशन हुआ। वहीं पे यहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज़ को ये बातें ध्यान रखनी पड़ती है। तो ईयू का मानना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड करवाने के लिए डोमेस्टिक प्लेयर्स और इम्पोर्टर्स जो बेसिकली जो बाहर के देशों से जो कुछ गुड्स आते हैं उनमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड करवाने के लिए क्या करते हैं, इन्होंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा जो भी इम्पोर्ट होंगे गुड्स। ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि भाई उन वाले गुड्स से कितना कार्बन एमिशन हुआ या उससे कितना ग्रीन डैमेज हुआ, यानी कि इन्वायरमेंट को डैमेज हुआ, उससे रिलेटेड उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा। सो ये बातें हैं जो कि कुछ नेशंस जो हैं जैसे इंडिया जैसे वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ये बात है। सो इट इज़ अ पॉलिसी टूल एम्ड एट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस by ensuring that imported goods are subject to the same carbon cost as products produced within the European Union. Alright, and it is a part of Fit for 55 in 2030 package. अब ये क्या है Fit for 55? इसका मतलब है कि यूँ का प्लान है, यूरोपियन यूनियन का प्लान है कि वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशंस होते हैं उनको रिड्यूस करना है बाय एटलीस्ट 55% बाय 2030 कंपेयर टू 1990 लेवल्स। सो इस वाले एम को ध्यान में रखते हुए ये वाला स्टेप लिया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज ये चार्ज कर रहे हैं इससे जो रेवेन्यू आएगा ये इसको कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी से डील करने में उसको उसको स्पेंड करेंगे। सो ये सारे इसका उनका प्लान है। सो इट रिक्वायर्स इम्पोर्टर्स टू डिक्लेयर एम्बेडेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ऑफ गुड्स, मतलब कि जो भी वो इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स को उससे कि भाई कितना एम्बेडेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है और उसके अगेंस्ट वो कुछ प्राइस पे करें। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट होंगे CBAM सर्टिफिकेट करके, तो उस हिसाब से उनको कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा एंड इट विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, इसीलिए इस चीज़ को रेजिस्ट किया जा रहा है। फिर आते हैं आदित्य L1 पे। ये न्यूज़ में इसलिए रहा बिकॉज इट कैप्चर्स द फर्स्ट एवर फुल डिस्क इमेज ऑफ सन की इसने पहली बार जो है फुल डिस्क इमेज कैप्चर की है। अब हमने आदित्य L1 के बारे में पहले भी पढ़ रखा है। ये इंडिया का बेसिकली मिशन है जो कि इस ये एक्चुअली सोलर मिशन है जो कि सन वगैरह को स्टडी करेगा
सो इट इज़ फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन। एंड इसका काम होगा कि ये भाई नॉलेज हमें बताएगा, इंसाइट्स देगा कि सोलर कोरोना के बारे में, फोटोस्फेयर के बारे में, क्रोमोस्फेयर के बारे में, सोलर विंड्स जो उससे फ्लेयर्स निकलती हैं उनके बारे में। इससे हमारी सन का बिहेवियर क्या होता है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है डीप होगी, उसके रेडिएशन, हीट, पार्टिकल फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। इसके अलावा क्या होता है कि अब जो L1 है ये क्या है, ये एक तरीका का लैग्रांज पॉइंट है। ये वो पॉइंट है स्पेस में जहाँ पे दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बैलेंस आउट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, इस जगह पे अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट को वहाँ पे पोजीशन करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो L1 है वो इसलिए चूज़ किया गया है अब क्योंकि वहाँ से सन की पूरी प्रॉपर इमेज अच्छे से दिखती है। हालांकि लैग्रांज पॉइंट्स 5 है पूरे नंबर में देखा जाए तो, लेकिन हमने L1 चूज़ किया क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी थी कि भाई उससे पूरा अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिल रहा था हमें सन का। So Lagrange points are special positions in space where the gravitational forces of two large bodies balance each other as there is less fuel needed. There are 5 in number, and L1 chosen because it allows an unobstructed view of the sun with no celestial body or atmospheric dust and magnetic field causing any hindrances. So ये बात थी इसमें। आज के लिए इतना ही। I hope it helps you. Thank you so much. Have a nice day.